हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर हम असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएचईएससी जीएस का पोर्शन और साथ में एजुकेशन विषय। तो आपके जो जीएस की सीरीज़ है इसमें करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि करंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा है और क्वेश्चन 5-6 ही आने हैं, लेकिन ये नहीं समझ में आता है कहाँ से आएंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंट चीज़ को पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंट जो भी कॉन्सेप्ट हैं। और करंट अफेयर में आपको लास्ट के 6 मंथ जैसे कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी, मार्च है ना, 2024 का उधर अक्टूबर से दिसंबर और 2025 जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये इतना आपको पढ़ लेना चाहिए। और मेरी कोशिश है कि मैं हर चीज़ आपको रिवाइज करा सकूं। तो आज की वीडियो में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे और साथ में रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी। तो यहाँ पर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। अब आज के बाद मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है, जितनी भी बन जाती हैं तो वो पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूँगी। जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये लास्ट 6 मंथ का ही करंट अफेयर है, यहाँ पर आप देखिए। और हाँ फ्रेंड्स, यूजीसी नेट की तैयारी भी यहाँ पर होती है, पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की, ठीक है। अगर आपके सर्कल में कोई है तो आप यहाँ पर सजेस्ट कर दीजिएगा, तो चैनल को भी सपोर्ट मिलता है। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है, टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है ना। तो टाटा, रतन टाटा के बारे में आप लोग जानते हैं ना, टाटा ट्रस्ट यानी की थी। तो देखिए इनके रतन टाटा जी का तो निधन हो गया, उनके बारे में भी आगे देखेंगे। और इनके अध्यक्ष, अब जो टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष हैं ये हैं नोएल टाटा, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। वो कौन है? वो रतन टाटा के जो है सौतेले भाई हैं। और टाटा समूह में यहाँ पर जो इनका भी पार्टिसिपेशन है, ठीक है ना। तो इस तरह से टाटा सन्स की कमान नटराजन चंद्रशेखर के हाथों में, जो 2017 से चेयरमैन है। अब रतन टाटा जी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। यहाँ पर देखिए इनका जो निधन है वो अक्टूबर 2024 में हो गया था। और ये जो है चेयरमैन थे रतन टाटा, इनका 86 वर्ष की आयु में मुंबई के बीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। रतन टाटा एक उद्योगपति आप जानते ही हैं और टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन थे, ठीक है। ये तो इनका जो है परिचय हो गया। और इनको देखिए खास बात क्या है, 2008 में पद्म विभूषण और 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया, ठीक है। तो इनको अवार्ड भी मिल चुका है। और रतन टाटा को इन्होंने असम में कैंसर की देखभाल में योगदान के लिए 2021 में असम वैभव भी मिला था। और 2023 में रतन टाटा को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया। तो एक एक बार देख लेने में कोई बुराई नहीं है इन चीज़ों को, है ना। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, और ये सारे जो करंट अफेयर हैं ये मैंने अक्टूबर से स्टार्ट किए हैं, ठीक है। कल भी मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे, मतलब क्वेश्चन नहीं, शॉर्ट नोट्स टाइप में, और क्वेश्चन के साथ में उनको मैंने आपको करवाया था, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे। काफ़ी लोगों ने पसंद किया है। अगर आपने भी नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और वो सारे पीडीएफ आपको मैं दे दूंगी, ठीक है। तो आपको नोट नहीं करना है, आप बस वीडियो देखिए और उससे रिवाइज करिए। नेक्स्ट आप देखो, हाल ही में किस टेनिस स्टार ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? तो ये हैं राफेल नडाल, है ना। ज़्यादा हम बहुत टाइम नहीं लेंगे आपका। तो ये कि स्पेन के टेनिस स्टार हैं राफेल नडाल, इन्होंने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। और ये 22 बार ग्रैंड स्लैम का खिताब इन्होंने अपने नाम किया है। कैरियर में गोल्डन स्लैम हासिल करने वाले भी खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक ओलंपिक स्वर्ण पदक भी इनके लिस्ट में शामिल है ना। तो ये राफेल नडाल, इनका नाम याद रखिएगा, टेनिस स्टार है ना। फिर देखिए नेक्स्ट है, यहाँ से तो एक क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, है ना। अब ये नहीं कह सकती हूँ कि किस क्षेत्र में वो पूछेगा नोबेल पुरस्कार के बारे में। तो कल भी मैंने करवाया था, आज क्वेश्चन फॉर्म में देख लीजिए, तो आपको क्या है वो चीज़ें एकदम रट जाएंगी। साल 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार हांगकांग को प्रदान किया है, वो किस देश की हैं? तो ये महिला है ना। तो ये देखिए दक्षिण कोरियाई लेखिका हैं, हांगकांग इनका नाम है। तो ये दक्षिण कोरिया की हैं, ठीक है। और ये जो है 2024 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से दक्षिण कोरियाई लेखिका है हांगकांग, इनको सम्मानित किया है। और इनका जो वो है, जो इनकी मतलब पुस्तक है वो है गहन काव्यात्मक गद्य, है ना। तो एक काव्यात्मक गद्य के लिए इनको दिया है। और स्वीडिश अकेडमी, इसी ने ही, जो ये संस्था है इसी ने सबको अवार्ड दिए थे, नेशनल अवार्ड, है ना, जितने नोबेल अवार्ड हैं जो भी। तो इन्होंने, स्वीडिश अकेडमी ने ही इस अवार्ड की घोषणा की है। और इस तरह से इसके साथ 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन की राशि प्रदान की जाएगी। तो ये तो है इसका, ठीक है। तो ये याद रहेगा ना आपको कि दक्षिण कोरियाई लेखिका हैं हांगकांग, है ना, इन्हीं को यहाँ पर दिया है साहित्य के लिए। फिर देखिए साल 2024 के केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज़ में
से कितने वैज्ञानिकों को सम्मानित किया है? केमिस्ट्री की बात कह रहा है, केमिस्ट्री में 3 लोगों को दिया हुआ था कंबाइंड फॉर्म में। तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ने 2024 की केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज़ की घोषणा की है और इसमें यह अवार्ड आधा जो है डेविड बेकर को और दूसरा आधा संयुक्त रूप से डेमिस हासाबिस है ना और जॉन एम हेम्पर को दिया है। तो इस तरह से डेविड बेकर और दूसरे हैं आपके डेमिस है ना। तो इस तरह से डेमिस ऐसे करके थोड़ा रिलेट करके नाम याद रखिएगा और जॉन हेम्पर। तो ये दोनों एक साथ हैं और डेविड बेकर को अलग 50% है ना। इन्होंने प्रोटीन साइंस के क्षेत्र में अहम योगदान दिया है। कल मैंने ये सारी चीज़ें कराई थी तो आपको याद होगा, लेकिन आगे कुछ नए क्वेश्चन भी हैं तो ये मत सोचिएगा कि वही क्वेश्चन रिवाइज करवा दिया है ना। इस वर्ष भौतिकी का नोबेल पुरस्कार तो जो भौतिकी का है ये है आपका जॉन हॉपफील्ड और जियोफ्री हिंटन। ठीक, जॉन हॉपफील्ड और ऐसे नाम याद रखिए, आपकी गाड़ी होती है ना रॉयल एनफील्ड है ना। तो इस तरह से फिजिक्स में ये भी क्या है, एक चलने वाली चीज़ है फिजिक्स है ना। तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जॉन हॉपफील्ड है ना। तो जॉन हॉपफील्ड और जियोफ्री हिंटन, तो इस वर्ष भौतिकी का नोबेल पुरस्कार इन्हीं को दिया है, हॉपफील्ड और हिंटन। HH से या से याद रखिए है ना, जिसका ऐलान रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने स्टॉकहोम स्वीडन में किया था। कल मैंने सारी चीज़ें आपको बताई थी कि नोबेल पुरस्कार कैसे दिया जाता है, कब से शुरू हुआ, 1901 से है ना। और अर्थशास्त्र का अलग से दिया गया था, बाकी 5 फील्ड में पहले से दिया जाता रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमने कल बताया था। इस साल के नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने फिजिक्स के उपकरणों का उपयोग कर उन विधियों का विकास किया है जो आज की शक्तिशाली मशीन लर्निंग का, तो ये जो अवार्ड है ना फिजिक्स के क्षेत्र में, ये मशीन लर्निंग पे आधारित है। तो एक तो उसमें वो टेबल ना उसको ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है अगला देखिए, अर्थशास्त्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार किस अध्ययन के लिए डारोन एसेमग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन को दिया है? इसमें भी 3 लोग को मतलब कंबाइंड रूप से दिया गया था। तो ये है आपका mRNA है ना, तो इस पे दिया गया था। तो ये देखिए, ये है आपका संस्थान कैसे बनते हैं और समृद्धि को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अच्छा जो RNA की जो मैं बात कर रही हूँ वो मेडिकल का है ना, तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसमें देखिए जो ये अर्थशास्त्र वाला है ये है आपका, ये तो इनका नाम है डॉरन एसमेग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन। इनका जो टॉपिक था संस्थान कैसे बनते हैं समृद्धि को प्रभावित करते हैं, इसके अध्ययन के लिए 2024 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार को आधिकारिक तौर पे अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में बैंक ऑफ स्वीडन पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। और जो mRNA की बात हो रही थी ना, ये मेडिकल वाला है। तो साल 2024 के मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुवकुन को किस खोज के लिए सम्मानित किया है? तो ये माइक्रो RNA है ना, ये मेडिसिन के क्षेत्र में है। तो साल 2024 के मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुवकुन इनको सम्मानित किया है। तो mRNA, ठीक है, mRNA कहीं कहीं ऐसे भी लिखा होता है। तो RNA जो mRNA की खोज और इसके पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन में भूमिका के लिए। तो आपसे नाम ना पूछे तो हो सकता है फील्ड पूछ सकता है कि किस फील्ड में इसको दिया गया है। तो ये चीज़ थोड़ा सा याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है ये देखिए, जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लें? किन्होंने शपथ ली है? अब तो हो चुका है ना। तो जम्मू कश्मीर के जो बने हैं ना वो मुख्यमंत्री, नए मुख्यमंत्री, ये उमर अब्दुल्ला हैं। और ये जो हैं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, तो यहाँ पर इन्होंने, ये हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस NC के नेता हैं उमर अब्दुल्ला। इनको अक्टूबर में जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। और नई सरकार का गठन जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन को हटाने के बाद हुआ। ठीक है, जो 2019 में पूर्व राज्य के पुनर्गठन के बाद से लागू था। तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन था और फिर ये जो है इसको जब हटा लिया गया तो यहाँ पर देखिए सारे पॉइंट्स हैं। 2018 से अब तक राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। तो यहाँ पर देखिए जून 2018 में राज्यपाल शासन, महबूबा मुफ्ती की सरकार गिरने के बाद राज्य संविधान की धारा 92 के अनुसार जम्मू कश्मीर में 6 महीने के लिए राज्यपाल शासन लगाया गया था। ठीक है, और क्योंकि तब वहाँ पे क्या था, आर्टिकल 370 नहीं था। तो इस तरह से राज्यपाल शासन की 6 महीने की अवधि खत्म होने के बाद केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन लगाया। ठीक है, तो सीक्वेंस देख लीजिए कि 2018 में महबूबा मुफ्ती थी और ये राज्यपाल शासन था।
और उसके बाद फिर यहाँ पर तब तक आर्टिकल 370 नहीं आया था, है ना, तो अनुच्छेद 370, फिर 370 हटने के बाद फिर राष्ट्रपति शासन लगा। तो इस तरह से 31 अक्टूबर 2019 को अनुच्छेद 370 और 35A, ये भी याद रखिएगा, है ना, ये भी करंट का ही क्वेश्चन है आपका, 35A को फिर निरस्त कर दिया गया और इस क्षेत्र को 2 केंद्र शासित प्रदेश मतलब जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 में विभाजित हो गया। आपने मैप में भी देखा होगा, ये जो ऊपर का पोर्शन है तो यहाँ पर लद्दाख अब आने लगा है ना, पॉलिटिकल मैप में आपने देखा होगा, कल मैंने दिया भी था आपको करवाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए लद्दाख में विभाजित करने के बाद लगाया गया था। तो इस तरह से गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 73 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन का आदेश जारी किया था। ठीक है, तो राज्यपाल शासन हटाया गया, फिर ये अनुच्छेद इसको निरस्त कर दिया गया, 2 भागों में विभाजित हुआ जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये सारा चीज़ आपको पता भी है, लेकिन एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नई सरकार से पहले राष्ट्रपति शासन का हटना ज़रूरी है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि राष्ट्रपति शासन लगा रहेगा तो फिर नई सरकार का गठन नहीं हो सकता है, तो इसको हटाया गया और फिर से चुनाव हुए और यहाँ पर फिर आप देखिए फिर यहाँ पर अब ये नए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री यहाँ पर बने। तो मुख्यमंत्री पता लग गया आपको, उमर अब्दुल्ला, है ना, और उसके बाद उप मुख्यमंत्री कौन बने, तो जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये है सुरेंद्र कुमार चौधरी। ठीक है, ये आंसर है आपका, सुरेंद्र कुमार चौधरी। ये भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष हैं, मतलब उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को श्रीनगर के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मतलब 16 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। देखिए केंद्र शासित प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, है ना, तो ऐसे भी सवाल आ जा सकता है क्योंकि इसके पहले तो मतलब राज्यपाल शासन था, फिर जो है राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, है ना। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री बने उमर अब्दुल्ला, जो कि अभी हैं, और ये पहले मुख्यमंत्री हैं, है ना। तो इन्होंने शपथ ली है और फिर हैं जम्मू क्षेत्र के जो हैं सुरेंद्र कुमार चौधरी, इनको उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। और ये सारा समारोह उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, उस समय मनोज सिन्हा, तो वो उनकी अध्यक्षता में ये सारी चीज़ें हुई हैं। ठीक है, तो करेंट अफेयर मतलब रिलेट करके पढ़ेंगे तो ही चीज़ें याद रहेंगी, क्योंकि इतना सारा करेंट अफेयर सारे के सारे जो है कॉन्सेप्ट को याद रखना ये मुश्किल होता है। तो मेरा मतलब है कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें अगर लिंक करके बता दी जाए तो वो आपको समझने में भी आसान होता है, आपको पता भी रहता है कि अभी लेटेस्ट में हो क्या रहा है, वर्तमान में क्या स्थिति चल रही है, ये सारी चीज़ें भी हमें पता रहती हैं। फिर देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस अभिनेता को हाल ही में दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया है, तो ये है मिथुन चक्रवर्ती, अभिनेता है ना। तो इनको ही भारतीय सिनेमा में अपने अत्याधुनिक योगदान के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है। और मिथुन चक्रवर्ती को 70वें ठीक है 70वें है ना 70 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में अक्टूबर में इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। और वर्ष 2022 के लिए जो मिथुन चक्रवर्ती को ये अवार्ड दिया है, ये वर्ष 2022 के लिए दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ये दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये याद रखिएगा 2022 वाला है और दिया गया है अक्टूबर 2024 में। ठीक है, तो इतना टाइम लग गया। नेक्स्ट आप देखो, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते डीए में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है, तो ये 3% की गई है। तो यहाँ पर ये जो है मतलब ये नवंबर में शुरू होगा, जो दिवाली बीत गई है उस समय की थी। तो पहले क्या था 42% था महंगाई भत्ता, और 3% के साथ अब कितना हो गया 1 जुलाई 2024 से 45% तक पहुंच जाएगा, है ना। तो चीज़ें थोड़ा पता होना चाहिए। नेक्स्ट आप देखो, और फ्रेंड्स वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें, तो मेरा भी मनोबल बढ़ता है और मुझे भी लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दूँ। और मैंने आपको ज्योग्राफी, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, एनवायरनमेंट सारी चीज़ों का आपको वीडियोस दे दी हैं, तो उन वीडियोस को भी देख लीजिए। PYQs भी करवा दिए हैं, करेंट अफेयर तो मैक्सिमम चीज़ें मैंने करवा दी हैं, तो आप लोग देख लीजिए। और कल मैं आपको 1 लाइनर फॉर्म में दूंगी ताकि चीज़ें आपको ज़्यादा रिवीजन हो जाए, ज़्यादा कंटेंट आपको मिल पाए। ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है, तो ये है नीतू डेविड, है ना। तो इन 3 दिग्गज खिलाड़ियों को शामिल किया गया था ICC ने। और इंग्लैंड के पूर्व सलामी बल्लेबाज एलिस्टर कुक एक ये हैं, भारतीय महिला टीम की खिलाड़ी नीतू डेविड, और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व आक्रामक बल्लेबाज ABD विलियर्स को इसमें शामिल किया। तो 3 लोगों को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज काजिंद
हाल ही में भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो जैसा कि नाम है काजिन, मतलब कजाकिस्तान के साथ हुआ है। ठीक, तो एक्सरसाइज काजिन, इसका देखिए ये है, इंग्लिश में ऐसे लिखा है, भारत और कजाकिस्तान के बीच हर साल आयोजित होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और ये जो हुआ था अभी उत्तराखंड में हुआ था। तो कई बार आपसे सीधा नाम ना पूछिए, ये होता है कि जो काजिंद है ये कहाँ पे हुआ था, किसी परीक्षा में पूछा भी गया है जीएस में, तो ये उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, अक्टूबर 2024 में। नेक्स्ट आप देखो, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा कहाँ शुरू की गई? तो देखिए पहली हवाई अड्डा आधारित है और ऑटोमेटिक है ना, इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए। तो ये जो व्यवस्था है ये तिरुवनंतपुरम में शुरू की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने तिरुवनंतपुरम में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्वसंचालित, मतलब ऑटोमेटिक है, इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा पावना चित्रा का अनावरण किया है। और ये ऑफ ग्रिड वायु गुणवत्ता मॉनिटर CSIR, ठीक, CSIR-C NIIST द्वारा विकसित स्वदेशी इंडोर सौर सेल द्वारा संचालित है। ठीक है, तो सोलर सिस्टम से आधारित है और आपकी एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए इसको व्यवस्था को किया गया है। ठीक है, तो ये पहली हवाई अड्डा आधारित स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा है पावना चित्रा, और ये है तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, तो ये हो गया, और सोलर सिस्टम के द्वारा संचालित है। अगला जो क्वेश्चन है ये देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में घोषित करने की तैयारी की है? तो ये है उत्तराखंड। काफ़ी सारे जो है यहाँ पर नई नई चीज़ें हो रही हैं। तो उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड, ठीक है, UMEB, इन्होंने हाल ही में राज्य भर के 416 मदरसों में, मकतब और मदरसा आपको पता है ना, ये हिस्ट्री में मतलब जो है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में आप पढ़ते हो भारतीय शिक्षा का इतिहास, तो मकतब क्या है, मदरसा क्या है, पता है? तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो देखिए जो यहाँ पे संस्कृत को अनिवार्य विषय बनाने की योजना बनाई है और इस पर इन्होंने संस्कृत विभाग के साथ हस्ताक्षर भी किया है। फिर यहाँ पर देखिए 100 से अधिक मदरसों में अभी क्या है, अरबी भी पढ़ाई जा रही है, लेकिन अब क्या है, मतलब इसके बाद ही कुछ समय के बाद यहाँ पर संस्कृत को भी मान्यता मिलेगी और कंप्यूटर को भी। ठीक है, तो ये काफ़ी जो है अच्छी पहल है शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है ना, तो वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करके जाइएगा। और देखिए ये आपके लिए क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो मुझे लगेगा कि हाँ आप लोग बराबर देख रहे हैं और आपको जो मैंने पढ़ाया है वो अभी तक याद है। राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आंसर करके होमवर्क आंसर ऐसे लिख के आप कमेंट करिएगा। ठीक है, और उससे पहले मैंने पूछा है मकतब और मदरसा के बारे में, तो मकतब किस लिए थे, मदरसा किस लिए था, ये जो है थोड़ा सा 1 लाइन फॉर्म में लिख के डालिएगा, है ना। तो कम लोग ही करते हैं कमेंट्स, लेकिन आप लोग करिएगा। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? स्मृति ईरानी को, विजय किशोर राहटकर को, नेहा सिन्हा को, या बांसुरी स्वराज को? तो ये आप कमेंट करके बताइएगा, ये होमवर्क। ठीक है, तो आंसर ज़रूर दीजिएगा आप लोग। ठीक, तो आंसर इसका क्या होगा आप बताइए। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल पे बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।